अगर आपको पसंद है डार्क मनवा, डिमोनिक पावर्स, ओपी मैन कैरेक्टर और फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, तो वेलकम है आपका लॉर्ड मनवा ओनी। यहाँ हर मनवा की कंप्लीट स्टोरी, डीप एक्सप्लेनेशन और हिडन डिटेल्स मिलेंगी, बिना स्किप, बिना कंफ्यूजन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी नेक्स्ट लेवल है। अब चलिए अंधेरे की इस कहानी में। हमारा मेन कैरेक्टर एक बॉडी बिल्डर है जिससे गर्ल्स अपनी नजरें हटा नहीं पाती। इसके अलावा इस बंदे के पास सिर्फ परफेक्ट बॉडी ही नहीं है, बल्कि उसने एक लड़की को कुछ इतना बड़ा दिखाया जिसे देखकर वह पूरी तरह पागल हो जाती है। वह होता है एक जॉइंट डंजन क्रिस्टल, जिसका वेट करीब 2 पाउंड के आसपास होता है, जिस पर लड़की शॉक में चली जाती है, क्योंकि उस साइज और प्योरिटी का क्रिस्टल सिर्फ एस रैंक या उससे ऊपर के डंजन्स में ही मिलता है। और आज तक पूरे कंट्री में सिर्फ 5 एस रैंक डंजन्स ही क्लियर हुए हैं, जिस पर सवाल उठता है कि ऐसा लूजर टाइप इंसान इतना रेयर क्रिस्टल कैसे रख सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना मस्कुलर बॉडी वाला प्रोटागोनिस्ट लूजर कैसे हो सकता है, तो चलो कहानी की शुरुआत में वापस चलते हैं। शुरुआत में वो सिर्फ डंजन्स में दूसरे हंटर्स के लिए क्रिस्टल स्कैवेंजर बनकर काम करता था। मतलब सिंपल वर्ड्स में वह दूसरों के छोड़े हुए स्क्रैप्स पर जीने वाला ट्रैश था, जिसकी वजह यह थी कि वह 0 पावर वाले ले पर्सन के रूप में अवेकन हुआ था, जिस पर उसका स्किल एक्वायर करने का चांस बिल्कुल 0 था। कम से कम उसके पास एक फ्रेंड तो थी, और यह भी बहुत बड़ी बात थी, और सच में बहुत बड़ी। वो फ्रेंड भी उसी के साथ स्क्रैप्स स्कैवेंजिंग करती थी, जिस पर वह पहले उस जॉइंट स्टोन को देखकर इतनी खुश हो गई थी। लेकिन असल में वो टाइनी सा पेबल सिर्फ करीब 30 बग्स का ही था, तो उसके लिए यह दिन भी बाकी दिनों की तरह एक और फेलियर वाला दिन ही था। इसके बाद चीजें तब बदलती हैं जब एक लॉयर आता है और बताता है कि उसके फादर का देहांत हो चुका है और वह उसके लिए कुछ छोड़ गए हैं। वह लड़का अपने डैड को पैरली याद करता है, बस एक और ऐसा फादर जो सिगरेट लेने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और जो चीज वह अपने बेटे के लिए छोड़कर गया था, वह एक तरह का नेकलेस होता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहती है कि यह एक रिटर्न स्टोन है, लेकिन इसे सिर्फ डंजस के अंदर ही एस्केप के लिए यूज किया जा सकता है। और सच बताऊं, क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या ये लड़की धीरे धीरे और प्रिटियर होती जा रही है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट खुद ऑनकवर्ड सा फील करने लगता है। लगता है अब सही टाइम आ गया है कि वह कुछ एक्शन ले। इसके बाद घर पर वो टीवी देख रहा होता है। टीवी पर स्ट्रांगेस्ट हंटर का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें वह बता रहा होता है कि उसकी ग्रुप ने कैसे एक एस रैंक डंजन क्लियर किया। वह बंदा रिच है, हैंडसम है और के भी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटागोनिस्ट के पास बस उसके फादर का छोड़ा हुआ वह वियर्ड आर्टिफैक्ट ही होता है। लेकिन जैसे ही वह उस आर्टिफैक्ट को निक पकड़ता है, उसके हाथ से ग्लो निकलना शुरू हो जाता है। इतना ब्राइट ग्लो होता है कि वह पैनिक करने लगता है, जिस पर अचानक वह किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और सिस्टम उसे वेलकम करता है। उस वक्त उसकी मां अवेकन हो जाती है और उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। लेकिन इससे पहले तक वो पूरी तरह टैलेंटलेस ट्रैश ही था। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है, क्योंकि उसने सबसे लोएस्ट लेवल में रहते हुए हेल्थ डिफिकल्टी एंटर कर ली थी, जिसके कारण उसे एसएसएस रैंक गुड लक का टाइटल मिलता है। लो लेवल की कंपनसेशन के तौर पर इफेक्ट्स भी बूस्टेड होते हैं। इसके अलावा वह हेल्थ डिफिकल्टी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस भी ले लेता है और हेल्थ स्ट्रैंगेस्ट का टाइटल अर्न करता है। अब वह फाइनल सर्वाइवर बन चुका होता है। बिना कुछ समझे वह किसी को आवाज देने लगता है वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक जॉइंट डंजन क्रिस्टल की तरफ जाता है, जिस पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ उसे अटैक करने वाला है। अचानक वो केचप की तरह कुछ थूकने लगता है। उसे पॉइजन कर दिया जाता है और उसका बॉडी पैरालाइज होने लगता है। उसकी स्टैमिना धीरे धीरे कंज्यूम हो रही होती है। सिस्टम इसे एनिमी अटैक रिकॉग्नाइज करता है और वह इस वर्ल्ड में सिर्फ 4 मिनट्स सर्वाइव करने के बाद पहली बार मर जाता है, फाइन डस्ट लेवल 1 पर, जिस पर वह सोचने लगता है कि क्या यह सब एक सपना है। लेकिन उसे बताया जाता है कि मिशन शुरू हो चुका है और उसे सनराइज तक सर्वाइव करना होगा। डर के मारे वह उठता है, भागने लगता है और कहता है कि यह सिचुएशन बहुत हॉरिबल है। डेस्पिरेट होकर ह्यूमू कहता है कि उसे नहीं पता कौन उसे यह सब झेलने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन वह रिस्पॉन्सिबल इंसान से रिवेंज जरूर लेगा। तभी स्क्रीन पर दिखता है कि वह सिर्फ 5 मिनट्स ही सर्वाइव कर पाया। घुटनों के बल बैठकर कंग भगवान से माफी मांगता है और फिर से भीख मांगता है। उसे बताया जाता है कि वह फिर मर चुका है, इस बार 11 मिनट तक सर्वाइव किया। साथ ही यह भी बताया जाता है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालिसिस रेजिस्टेंस दोनों बढ़ गई है। इसके बाद प्लान 2 बनता है, जिसमें वह फाइन डस्ट को इनहेल करके खुद से निकालने की कोशिश करता है, जिस पर वह एक बार फिर मर जाता है। 14वीं डेथ के बाद उसे एहसास होता है कि सबसे ज्यादा टाइम वह तब सर्वाइव कर पाया था जब वह बस सांस ले रहा था।
वह याद करने की कोशिश करता है कि उस टेक्निक को क्या कहा जाता था। फिर उसे याद आता है कि उसे सांस को लंग्स के लोअर पार्ट में रखना होता है। बचपन में उसे ये टेक्निक्स सिखाई गई थीं। उसे सिखाने वाला आदमी कहता था कि जितने उसे सिखाने वाला आदमी कहता था कि जितने बच्चों को उसने देखा है उनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसी लड़के में था। ये सब सोचते हुए वो जमीन पर बैठता है और कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। एक बार फिर वो मरता है, लेकिन इस बार वो 1 आवर 41 मिनट्स तक सर्वाइव करता है। 28th डेथ के बाद उसे अजीब सा फील होता है और वो कहता है कि उसका बॉडी हल्का लग रहा है। वो सोचता है क्या उसका लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्क्रीन बताती है कि पॉइजन उसके बॉडी में क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच चुका है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि उसने पॉइजनस ब्लड एबिलिटी सीख ली है, जिसकी वजह से अब उसे पॉइजन से डैमेज नहीं होगा। ये सुनकर वो शॉक में पूछता है कि अभी हुआ क्या। हान वो सोचता है कि शायद फाइन डस्ट सांस के जरिए लेने से उसे रेजिस्टेंस मिली और उसका ब्लड पॉइजनस बन गया। उसे ये सब काफी एब्सर्ड लगता है। आसपास देखते हुए उसे हर जगह क्रिस्टल मॉस बिखरी हुई नजर आती है। वो विश करता है कि काश ये सब रियल हो, और जैसे मैजिक से स्क्रीन बताती है कि उसका इन्वेंट्री इनेबल हो चुका है। इंस्ट्रक्शंस पढ़कर उसे समझ आता है कि रास्ते पर पड़े स्टोन्स असल में क्रिस्टल मॉस ही थे। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अब बहुत सारी चीजें कर सकता है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हुए कैंग सोचता है कि जो आवाज वो कुछ देर से सुन रहा है वो उसे जानी पहचानी सी लग रही है। आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है, जिस पर हिमू पैनिक में आकर भागने लगता है। उसके पीछे मॉस्किटोज का एक पूरा क्लाउड लग जाता है। वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है, तभी स्क्रीन बताती है कि उसकी एबिलिटीज उसके लेवल के मुकाबले बढ़ चुकी है। अचानक कई मॉस्किटोज उसके मुंह में घुस जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। सिस्टम बताता है कि वो मर चुका है और इस बार उसने 6 आवर्स 18 मिनट्स सर्वाइव किया। साथ ही बताया जाता है कि उसने एक साथ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को पॉइजन करके मार दिया, जिस पर कैंग पूछता है कि क्या मॉस्किटोज उसके पॉइजनस ब्लड को चूस कर मर गए। लेकिन सिस्टम बताता है कि उसने एबनॉर्मल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कर ली है और अब उसकी हेल्थ लगातार गिरती रहेगी। हुनु पैनिक में कहता है कि वो अभी अभी मौत से लौटा है और ये सब नॉनसेंस है। स्क्रीन बार बार नोटिफाई करती रहती है कि उसके बॉडी में बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं और उसकी हेल्थ 10% से नीचे गिर चुकी है। थका हुआ वो कहता है कि सिस्टम अपने आप में ही मजे ले रहा है। उसे डिसमेंटल एबिलिटी दिखती है और वो समझ नहीं पाता कि ये उसे कब मिली। लेकिन वो सोचता है कि भले ही ये नॉर्मल एबिलिटी है, फिर भी इसने उसे काफी हेल्प की है। जमीन पर बैठकर वो एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करता है और एक काफी बड़ा मॉस्किटो देखता है। वो हाथ में एक चेयर पकड़ता है और कहता है कि उसे अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करनी चाहिए। डिसमेंटल कमांड देने पर चेयर कई पार्ट्स और पीसेस में अलग हो जाती है। वो सोचता है कि अगर डिसमेंटल से एबिलिटी मिली है तो क्रिएशन से भी स्किल मिल सकती है। स्क्रीन बताती है कि उसने क्रिएशन एबिलिटी सीख ली है। कैंग खुशी से बोलता है कि अब उसे सिस्टम का काम करने का तरीका समझ में आ रहा है। वो सोचता है कि उसने रेयर एबिलिटीज हासिल कर ली हैं और वो ये सब बाद में करना चाहता था, लेकिन अब इसी वक्त करेगा। इसके बाद हुमू शेल्टर बनाने का फैसला करता है। पावर हाथ में होने के बाद वो सोचता है कि उसे नहीं पता वो यहाँ कितने टाइम तक फंसा रहेगा और किस तरह के ओपोनेंट्स सामने आएंगे। इसलिए अगर उसे ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना है तो उसे एक सेफ स्पेस बनानी होगी। आखिर में कैंग सोचता है कि उसे अपने पास मौजूद सारी क्रिस्टल मॉस का इस्तेमाल करके शेल्टर क्रिएट करना चाहिए। जमीन की तरफ देखते हुए वो नोटिस करता है कि वहां एक न्यूज़पेपर पड़ा है, जिस पर वो सोचता है कि इसमें क्या लिखा होगा। तभी स्क्रीन सामने आती है और बताती है कि लड़के ने लैंग्वेज नाम की कॉमन पावर ऑब्टेन कर ली है। यह जानकर लड़का खुश होता है और सोचता है कि एबिलिटीज के कितने अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है और अचानक उसकी नजर जाइटली नाम पर पड़ती है। यह इन्फॉर्मेशन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जिस जगह वो अभी है उसका कोई कनेक्शन उस जगह से है जहां वो पहले था। न्यूज़पेपर पकड़े हुए वो उस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि जहां वो पहले था वो जगह अब रुइंस में बदल चुकी है। थोड़ा पेंसिव होकर हियोमू कहता है कि भले ही वो ये सब जानता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जिस पर बिना ज्यादा सोचे वो कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा और मॉस्किटोज को डिसमेंटल करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद कैंग कहता है कि वो चीजें डिसमेंटल करते करते थक चुका है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास कई आइटम्स जमा हो चुके हैं और वो सोचने लगता है कि वो इनका क्या करेगा। अचानक एक टार्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर हाइमू कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से देखने पर वो कहता है कि ये एक कंज्यूमेबल आइटम जैसा लग रहा है और इसे पाना भी आसान लगता है। लेकिन कोई एक्शन लेने से पहले वो जानता है कि उसे उस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। फिर से अपने पास मौजूद सारे आइटम्स को देखकर कैंग सोचता है कि क्या
यही उसके पास मौजूद सारे मटेरियल्स हैं? जैसे ही वो प्रोडक्शन एक्टिवेट करता है, स्क्रीन बताती है कि उसने सक्सेसफुली एक लेजेंडरी अननोन एग प्रोड्यूस कर लिया है। उस एग को देखकर वो उसके साइज से शॉक हो जाता है। सिस्टम वार्न करता है कि एग को ऑब्जर्व करना जरूरी है ताकि पता चल सके अंदर क्या है, और इसमें 50% चांस है कि वो अलाइव हो या डेड। कैंग एग को अपनी शर्ट के अंदर रखता है, आंखें बंद करता है और सोच में डूब जाता है। तभी अचानक एक आवाज उसका ध्यान खींचती है, जिस पर वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है, और फिर वो नोटिस करता है कि वहां एक गॉब्लिन मौजूद है। चौंकते हुए कैंग सवाल करता है कि वो क्रीचर यहाँ क्यों है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर ने भी उसकी प्रेजेंस नोटिस कर ली है। वो एक स्टेयरकेस की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वही उसका सिर्फ एक एग्जिट है, लेकिन गॉब्लिन लगातार उसका पीछा करता रहता है, जिस पर वो एंग्शियस हो जाता है। डेस्परेट होकर वो इन्वेंट्री ओपन करता है और लकड़ी के एक पीस से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। कैंग रियलाइज करता है कि वो क्रीचर काफी फास्ट है। गॉब्लिन कुछ बोलता है, जिसे सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है और नोटिस करता है कि मॉन्स्टर बोल भी सकता है। वो इन्वेंट्री से कुछ डार्ट्स निकालता है और बिना सोचे समझे ओपोनेंट की तरफ फेंक देता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं होता, बस उसके आर्म पर कुछ बबल्स बन जाते हैं। इसके बाद गॉब्लिन एक एक्स उठाता है और अपना ही आर्म काट लेता है। कंफ्यूज होकर कैंग सोचता है कि क्या डार्ट पर लगे उसके ब्लड की वजह से ऐसा हुआ। सोचते सोचते वो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर गायब हो चुका है। तभी अचानक वो सीलिंग से ओपोनेंट की प्रेजेंस फील करता है। इससे पहले कि वो बच पाता, वो जमीन पर गिर जाता है और एडवर्सरी उसके बैक पर पैर रख देता है, लेकिन गॉब्लिन उसे मारने का इरादा छोड़ देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि अभी कुछ ह्यूमंस बाकी हैं। स्क्रीन बताती है कि रेजिस्टेंस 10% से नीचे गिर चुकी है और द लास्ट टाइटल के इफेक्ट के हिसाब से लड़के को रेजरेक्ट किया जाएगा। कैंग कहता है कि गॉब्लिन्स कर्स्ड होते हैं और वो उनसे बदला जरूर लेगा। अभी भी जमीन पर पड़े हुए उसे बताया जाता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। थका हुआ हुनो जो कुछ हुआ उस पर सोचता है और ये फील करता है कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। सिस्टम बताता है कि उसने फर्स्ट नाइट इन हेलवेल्ड मिशन कंप्लीट कर लिया है, जिसे सुनकर लड़का सेलिब्रेट करता है कि वो सक्सीड हो गया। इसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर सिल्वर बॉक्स मिलता है, लेकिन साथ ही बताया जाता है कि ये अपग्रेड होकर गोल्ड बॉक्स बन जाएगा। यह भी बताया जाता है कि रिटर्न स्टोन अगली मिशन के शुरू होने तक यूज किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट मिशन का टाइम 14 डेज बताया जाता है। हयामू खुशी मनाता है कि वो आखिरकार अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। आंखें खोलते ही प्रोटैगनिस्ट उस जगह को देखकर शॉक हो जाता है। हंसते हुए कैंग रियलाइज करता है कि वो सच में वापस आ चुका है। चिल्लाते हुए वो सेलिब्रेट करता है कि वो अपने वर्ल्ड में लौट आया है। फिर वो उस स्टोन को पकड़ता है जिसे वो नेकलेस की तरह यूज कर रहा था। वो उसकी स्ट्रिंग तोड़ देता है और अपने फादर को कर्स करता है कि उसने उसके लिए ऐसी चीज छोड़ दी, लेकिन उसे दूर फेंकने से पहले उसे हेल में मिली एबिलिटीज याद आ जाती हैं। तभी एक पर्सन आता है और जमीन पर पड़े लड़के को ऑब्जर्व करता है। वो ह्यूमन होती है जो अपने फ्रेंड को आवाज देती है। थोड़ी वरीड होकर वो उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि उसका फ्रेंड ऐसे वहां पड़ा नहीं रह सकता। चौंकते हुए यंग वुमन कहती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो लड़का माना पॉइजनिंग से सफर कर सकता है। यू चिल्लाकर कहती है कि हुनू को पॉइजनिंग से पहले वहां से निकलना होगा। लड़की की बात सुनते हुए लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है। यंग वुमन बताती है कि उसके पास माना कंटामिनेशन रिमूवर है। वो उसे अपने फ्रेंड को देती है और इंसिस्ट करती है कि प्रिकॉशन के तौर पर उसे यूज करे, जबकि वो कहता है कि सब ठीक है। पूरी तरह इरिटेटेड होकर यम चिल्लाती है कि लड़का इसे सीरियसली नहीं ले रहा और मरने के बाद उसे रिग्रेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार कन्विंस होने के बाद हुमू उसे यूज करता है, फिर शावर लेता है। बाहर आकर वो डेट पूछता है, जिस पर बताया जाता है कि आज सितंबर 11वीं है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। नोटिस करते हुए यू पूछती है कि क्या कुछ हुआ है और बताती है कि वो 2 दिन से अकेले काम कर रही थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। कैंग सोचता है कि क्या वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही गायब था, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों। सोचते सोचते लड़की थोड़ी एम्बैरेस्ड फील करती है और उससे खुद को कंट्रोल करने को कहती है। यम कहती है कि वो लड़के के लिए जो भी जरूरत होगी वो खरीद देगी, आखिर वो ऐसे नहीं रह सकता। जिस पर वो उससे अपने बाकी क्लोथ्स के बारे में पूछता है। ट्रैश बैग की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि वो उन्हें नहीं पहन सकता क्योंकि वो कंटामिनेटेड और फटे हुए हैं। यंग वुमन रूम से बाहर चली जाती है और अपने कॉलीग से कहती है कि वो क्वाइटली वेट करे। जैसे ही वो बाहर जाती है, लड़का रियलाइज करता है कि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर वो सोचता है कि ये क्या है।
सिस्टम बताता है कि ये वही गोल्ड बॉक्स है जो उसे मिशन रिवॉर्ड में मिला था। सिस्टम कहता है कि गुड लक रैंसिस टाइटल के इफेक्ट की वजह से रिवॉर्ड्स की क्वालिटी बढ़ेगी। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट को लेजेंडरी स्किल बैटल असिस्टेंट भी मिल चुकी है। लेजेंडरी स्किल सुनकर ह्यू और मो चौंक जाते हैं। वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 लोग हैं जिनके पास स्पेशल स्किल है, और अब ये स्किल मिलने के बाद वो 8वां लेजेंडरी स्किल बेरर बन चुका है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर लड़का पूछता है कि बैटल असिस्टेंट क्या है और क्या ये उसकी हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद ह्यूमन क्लोथ्स लेकर वापस आती है, लेकिन जो वो देखती है उसे देखकर वो थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है। वो पूछती है कि उसका फ्रेंड क्या कर रहा है और वो बोल नहीं पाता। एम्बैरेस्ड होकर यंग वुमन कहती है कि वो प्रिटेंड करेगी कि उसने कुछ देखा ही नहीं। बाद में वो कहती है कि सही तो ये होगा कि लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन वो हेल्थी लग रहा था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। यू पूछती है कि क्या उसके पास कोई पावर्स है और फिर वो कलेक्टर का काम क्यों कर रहा है। जवाब में कंग कहता है कि उसे ज्यादा समय नहीं हुआ है पावर मिले हुए। वो उससे अर्लियर रिसर्च के बारे में पूछता है और कहता है कि वो एक चीज देख ले। क्यूरियस होकर यू पूछती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। हु क्रिस्टल मॉस दिखाता है जो उसने उठाई थी और कहता है कि उसे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है। जो वो देखती है उसे देखकर यंग वुमन शॉक में चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में पूरे 1 किलो क्रिस्टल मॉस होती है। वो कहता है कि क्योंकि उसकी फ्रेंड इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही है तो उसे उससे ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन यू कहती है नो वे और ये इम्पॉसिबल है। क्रिस्टल को देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए यंग वुमन पूछती है कि उसे ये कहां से मिला और कहती है कि इतनी प्योर क्रिस्टल मॉस मिलना आसान नहीं होता। वो स्टोन को 5 स्टार लेवल का बताती है। हाइमो पूछता है कि क्या उसकी फ्रेंड ने रिसर्च की वजह से खुद को कलेक्टर बताया था। हकलाते हुए लड़की जवाब देती है यस, जिस पर लड़का साफ करता है कि उसका स्टोन देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक्सचेंज में वो उसे बताएगा कि वो क्रिस्टल मॉस कैसे हासिल कर सकती है। इसके बाद कैंग उससे उस प्रेशियस आइटम को सेल करने में हेल्प मांगता है। मिन कहती है कि ये बिल्कुल रिडिकुलस है और वो बताती है कि इतनी प्योरिटी और साइज के स्टोन को बेचने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो कहती है कि अगर स्टोन छोटा होता तो बेचना आसान होता, लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, हाइमू स्टोन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इरिटेटेड होकर लड़की लड़के को मारने लगती है, जिस पर वो काम रहने को कहता है और दावा करता है कि उसके पास इससे भी बड़ा क्रिस्टल मॉस है। यह सुनते ही यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांपती आवाज में वो पूछती है कि क्या सच में उसके पास और भी हैं, और वो हाँ में कंफर्म करता है। फिर से मॉस बेचने में हेल्प मांगता है। उसकी कन्फर्मेशन के बाद वो कहता है कि उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कि कोई नहीं जानेगा कि मॉस कहां से आया है, और दूसरी कि ये बेचने वाला वही होगा। यू मान जाती है और कहती है कि क्रिस्टल्स को आधा टूटते देखने से तो ये बेहतर है। इसके बाद यू समझाती है कि इनकी प्योरिटी सिर्फ फर्स्ट डंजन में ही मिलती है, और वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि इतने प्रेशियस क्रिस्टल्स उसके हाथों में टूट रहे हैं। हुंगू कहता है कि वो बाद में डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी फ्रेंड इन्हें कितनी अच्छी तरह सेल करती है। फिर वो उठता है, ट्रैश बैग से कपड़े उठाता है और कहता है कि वो जा रहा है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे अपने घर रुकने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन दोनों उठते हैं और यू बताती है कि वो बायर के साथ अरेंज किए गए मीटिंग पॉइंट पर जा रही है। 1 हफ्ते बाद दोनों फिर साथ दिखाई देते हैं और ब्लॉन्ड लड़की कहती है कि उसके फ्रेंड को साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि अगर कुछ हुआ तो वो साथ रहेगा। हालांकि यू कहती है कि ये ट्रेड उतनी डेंजरस नहीं है जितना वो सोच रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि भले ही वो उससे ये सब करवा रहा है, लेकिन सोसाइटी में बहुत से लोग सब कुछ खोने वाले हैं। इसके बाद दोनों मॉस के अगले क्लाइंट को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। बायर को देखकर हाइमू कहता है कि अच्छा हुआ वो अकेला उस लोकेशन पर नहीं आया। यू आगे बढ़ती है और बताती है कि वो आज अपने पार्टनर के साथ आई है। कैंग रियलाइज करता है कि उसने गलत इंसान पर फोकस कर लिया था। सेलर खुद को परकीसो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खान हनमू से हैंडशेक करता है। सिर्फ हैंडशेक से ही प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि क्लाइंट काफी स्ट्रांग है और अगर अटैक हुआ तो वो उसे हरा नहीं पाएगा। उसी वक्त साइन दिखाता है कि लड़के की एबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी हैं। मॉज एग्जामिन करने के बाद आदमी पूछता है कि क्या पैसा हमेशा वाले अकाउंट में डिपॉजिट करना है, जिस पर लड़की अग्री कर देती है। वो लोकेशन छोड़ते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है वो कैंग से फिर मिलेगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। यू कहती है कि यह अजीब है क्योंकि वो आदमी उसे कभी ऐसे ग्रीट नहीं करता। हुमू सोचता है कि क्या वो आदमी अलग तरह से एक्ट कर रहा है और क्या उसे पता चल गया है कि मॉस किसने निकाले हैं। हंसते हुए यू पूछती है कि क्या उसके फ्रेंड को लगा कि बायर उन्हें लूट लेगा। वो कहती है कि इतना डाउनकास्ट मत हो, इस तरह की नेगोशिएशन सोच समझ कर होती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसके और क्या थॉट्स हैं और ये फील कैसा है जब उसके अकाउंट में $1 मिलियन आ रहे हैं।
हैं। और कहीं पार्क वीसो से पूछा जाता है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही या नहीं, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि उसने मार्केट में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स हासिल कर लिए हैं। वो कहता है कि अगर सारी मॉस को मिलाया जाए तो वो काफी बड़ी मात्रा में होंगी। दूसरा आदमी पूछता है कि इतनी सारी मॉस रैंडम तरीके से मार्केट में कैसे आ गई। पीस को ऑब्जर्व करते हुए वो पार्क से पूछता है कि उसे क्या लगता है, जिस पर वो कहता है कि ये मॉस 5 स्टार डंजन की प्योरिटी वाली है और साथ ही वो लड़का भी एक स्ट्रॉन्ग हंट लगता है। बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि अगर लड़का 5 स्टार डंजन्स एक्सप्लोर कर सकता है तो वो हिडन रह सकता है। वो ये भी सोचते हैं कि प्रोटैगनिस्ट किसी फॉरेन कंट्री के क्लैन से हो सकता है, लेकिन कोरिया में इंटरेस्ट लेने की कोई वजह नहीं दिखती। वो पूछते हैं कि जिसने मॉस निगोशिएट की वो कैसी है और क्या उसके साथ कोई गया था। फिर वो कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी इकट्ठा करना अपने आप में एक बड़ा फीट है। पार्क सोचता है कि 5 स्टार डंजन से इतनी क्रिस्टल मॉस कलेक्ट करने के लिए इंसान कितना स्ट्रांग होना चाहिए। आखिर में वो कंक्लूड करता है कि हुमू कम से कम कैप्टन लेवल का तो जरूर होगा। इसके बाद वो लड़के और असिस्टेंट यूमिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प मांगता है। काइसो कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। यही रिवील होता है कि पार्क से बात करने वाला लड़का कैप्टन ली जेड है। कुछ दिन बीतते हैं और प्रोटैगनिस्ट फिर से हेल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। 150वां पुशअप पर वो बार से गिर जाता है। हुमो कहता है कि अगर वो हेल में नहीं होता तो और 1000 पुशअप कर लेता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिफ्ट करना भी उसे थका देता है। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि हेल में वापस आने के बाद वो कितने टाइम से यहाँ है। तभी उसे नोटिफाई किया जाता है कि अगला मिशन 18 आवर्स में शुरू होगा। नेकलेस को देखते हुए हम्मू सोचता है कि कई बार आने जाने के बाद अब वो इसे बेहतर समझने लगा है। रिफ्लेक्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि हेल में बिताया गया टाइम रियल वर्ल्ड में भी पास होता है और मिशन का बाकी टाइम रियल वर्ल्ड के टाइम के बराबर होगा। कैंग सोचता है कि बस एक ही प्रॉब्लम है, हर बार हेल से लौटने पर उसकी लोकेशन बदल जाती है। वो कहता है कि बाकी सब तो समझ में आता है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इरिटेटेड होकर हिमू पूछता है कि उसकी लोकेशन हर बार क्यों बदलती है। वो जमीन पर गिर जाता है और बुदबुदाता रहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सिस्टम सामने आता है और एक्सप्लेन करता है कि बैटल असिस्टेंट स्किल यूजर की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड और कंट्रोल करके एक्यूरेसी ऑप्टिमाइज करता है। सोचते हुए कैंग को लगता है कि गेम में असिस्टेंट एक इलीगल चीट या हैक जैसा होता है और ऐसा चीट मिलने का मतलब है कि वो इसके बिना हेल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसी वक्त बैटल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। पंचेस मारते हुए ट्रेनिंग के दौरान हायुमो एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके अटैक्स धीरे धीरे एक ही पॉइंट पर एम करने लगे हैं। वो फिर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। खुद से सवाल करते हुए कैंग पूछता है कि क्या असिस्टेंट ने उसकी सारी मूवमेंट्स याद करके उन्हें ऑल्टर कर दिया है और इसका असली मतलब क्या है। उसे यह सिचुएशन अनबिलीवेबल लगती है। तब एक नया मिशन शुरू होता है जिसका नाम होता है फ्रेंड ऑफ अ बिगिनर। डाउट में हेल्मू सोचता है कि बिगिनर वर्ड का क्या मतलब है। कैंग कहता है कि वो पहले ही लेवल 7 पर है और उसे बिगिनर मिशन नहीं मिलना चाहिए। वो स्केयर क्रोज वाली बात याद करता है और कहता है कि उसने एरिया में कोई स्केयर क्रो नहीं देखा। लेवल अप करने की जरूरत समझते हुए वो मूव करना डिसाइड करता है। लड़का हेल में चलते हुए एक्सप्लोर करता है और तभी उसे एक स्टेयर केस दिखाई देती है। थोड़ा स्केयर्ड होकर हुमू कहता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो किसी हॉरर मूवी में है। अचानक कुछ स्केयर क्रोज सामने आते हैं और लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यूरियस होकर वो समझ नहीं पाता कि ये चीजें क्या हैं। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये बिगिनर लेवल स्केयर क्रोज है। ह्यूमन उनसे कहता है कि कम से कम स्केयर क्रोज को कूल तो दिखना चाहिए। ऑब्जर्व करते हुए वो नोटिस करता है कि ओपोनेंट्स के पास कोई लेवल नहीं दिख रहा और वो कंक्लूड करता है कि इन्हें अचानक एक्सपीरियंस नहीं मिलना चाहिए। ओपोनेंट्स के बारे में ठीक से ना जानते हुए वो सोचता है कि डार्ट फेंकने में कोई नुकसान नहीं है। वो ऑब्जेक्ट थ्रो करने के लिए तैयार होता है। डार्ट फेंकने के बाद वो लकड़ी के एक पीस के पीछे छिप जाता है, लेकिन स्केयर क्रोज मूव नहीं करते, जिस पर लड़का डाउट में पड़ जाता है कि क्या ये सच में सिर्फ स्केयर क्रोज ही हैं। मॉन्स्टर्स की तरफ से कोई एक्शन न देखकर उसे लगता है कि मिशन आसान होगा। पंच मारने की कोशिश करते वक्त कैंग चौंक जाता है। वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसने पूरी ताकत से मारा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ हिट ही नहीं किया। अचानक स्केयर क्रोज की आंखें रेड हो जाती हैं और वो कहते हैं कि ओपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट हो चुकी है और स्पारिंग शुरू की जा रही है। डरते हुए कैंग रियलाइज करता है कि ओपोनेंट्स उसका लेवल मैच करने के लिए एडजस्ट हो रहे हैं और वो लड़ाई से पहले
मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने को कहता है, लेकिन थैंक गॉड कि ये ओपोनेंट्स गॉब्लिन से स्लो है। थॉटफुल होकर हाइमू सोचता है कि रियल वर्ल्ड में लेवल 7 होना मतलब कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस वाले बॉडीगार्ड या सोल्जर जैसा ट्रीट किया जाना है, लेकिन हेल में उसे सिर्फ बिगिनर की तरह देखा जाता है। इरिटेटेड होकर वो स्केयरक्रोस को थ्रेटन करता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि बैटल असिस्टेंट स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। उस सिचुएशन में प्रोटैगनिस्ट को उन सारे रोबोट्स को डाउन करना ही होगा। नर्वस होकर वो फर्स्ट अटैक के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। अचानक ओपोनेंट में से एक पंच के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। डेंजर नोटिस करते ही कैंग हाइमू उस मूवमेंट पर ध्यान देता है और आसानी से डॉज कर लेता है। अपॉर्चुनिटी देखकर वो काउंटर अटैक करता है और एनिमी को हिट करता है, लेकिन तभी एक रोबोट उसे पकड़कर चोकहोल्ड में लेने की कोशिश करता है। एल्बो स्ट्राइक से वो ओपोनेंट को ठीक से हिट करता है, लेकिन खुद को रोबोट से छुड़ा नहीं पाता। क्विक मोशन में वो बॉडी घुमाता है और एंड्रॉइड के हेड पर स्ट्राइक करता है। मेटल डेंट होने लगता है और डिफेक्ट्स दिखने लगते हैं। कंफ्यूज होकर कैंग हाइमू सोचता है कि क्या अटैक एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर गया है। उसी मोमेंट रोबोट ओपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट करता है और लेवल 2 स्पारिंग इनिशिएट हो जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन में बाकी एनिमीज भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक उसके बालों को जबरदस्त ताकत से पकड़ लेता है, दूसरा उसके आर्म्स को टारगेट करता है, जिससे उसकी मूवमेंट्स लिमिट हो जाती हैं। उसकी लेग्स भी इफेक्टिव अटैक का टारगेट बनती है। उस मोमेंट में वो खुद को पूरी तरह इमोबिलाइज्ड महसूस करता है। डिस्परेट होकर वो रोबोट्स से छोड़ देने को कहता है, तभी एक पंच सीधे उसके फेस पर लगता है और इंस्टेंट इंटेंस पेन होता है। प्रोटैगनिस्ट को अपनी सिचुएशन पर यकीन नहीं होता और उसे खुद को डिफेंड करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। अचानक उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ब्लीडिंग और पेन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगती है। लड़का लगातार एंड्रॉइड्स के हिट्स झेलता रहता है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। थोड़ी देर बाद उसकी रेजिस्टेंस 10% से नीचे चली जाती है और स्ट्रॉन्गेस्ट इन हेल टाइटल के एडवांटेज के हिसाब से वो रेजरेक्ट होता है। इंजर्ड और सिवियर वुंड्स के साथ वो रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अब काफी देर हो चुकी है। उसका बॉडी इतने अटैक्स से प्रैक्टिकली एग्जॉस्टेड हो चुका है। एक भी प्रॉपर ब्लो लैंड न कर पाने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ पर डाउट करने लगता है और भागने की पॉसिबिलिटी पर सोचता है। वीक और अनस्टेडी होने के बावजूद वो जमीन से उठता है। ओपोनेंट्स को मार्शल आर्ट्स यूज करते देख वो अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है। वो चाहता है कि किसी इफेक्टिव चीज से इन एनिमीज को एक बार में खत्म कर दे। तभी एनर्जाइज्ड बैटन उसके सामने अपीयर होता है। वो उगली लकड़ी हाई अटैक पावर वाली बन जाती है, लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। रनिंग करते हुए वो डिसाइड करता है कि इसी वुडन बैटन से इस फाइट को एंड करेगा। उसकी आंखों में रेज और डिटर्मिनेशन साफ दिखती है। रोबोट्स कॉम्बैट पोजीशन में खड़े होते हैं, थ्रेट के लिए रेडी रहते हैं। एक स्ट्राइक में वो पूरी ताकत से एक ओपोनेंट को हिट करता है। रिजल्ट में उसका आर्म पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैंग हू डैमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। हिट होते ही रोबोट ओपोनेंट रिकॉग्निशन करता है। ब्लिंक ऑफ एन आई में रोबोट की बॉडी से कोई अननोन वेपन निकलने लगता है। नर्वस होकर प्रोटैगनिस्ट खुद को टाइट स्पॉट में पाता है। थोड़ी ही देर में सभी ओपोनेंट्स के हाथों में पावरफुल वेपन्स आ जाते हैं और सबका एम सिर्फ एक इंसान पर होता है, कंग हायुमू पर। टोटल सर्वाइवल ड्यूरेशन 5 डेज के साथ हीरो डिफीट हो जाता है। ब्रेथलेस लेकिन डिटर्मिन्ड होकर वो फिस्ट्स क्लेंच्ड करता है और एक्सट्रीम फटीग के बावजूद फाइट के लिए रेडी रहता है। एंड्रॉइड का ब्रूटल ब्लो फ्यूरी के साथ आता है और लड़के को रिएक्ट करने का बेयरली टाइम मिलता है। फियर्स शाउट के साथ वो अपनी सारी ताकत एक डेवस्टेटिंग और प्रिसाइज पंच में डाल देता है। रोबोट्स को वॉल से पिन करना लो ब्लो हो सकता है, लेकिन खुद को डिफेंड करने का और कोई तरीका नहीं होता। बैटल असिस्टेंट काम कर रहा होता है और वो सोचता है कि 1-on-1 में वो इसे खत्म कर सकता है। सडनली वो अपने बॉडी की सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। एनवायरनमेंट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर पूरी तरह इल्यूमिनेटेड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप एनिमी के कोर को ब्रेक करना होता है। रोबोट के पास पहुंचते ही अपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाती है और वार्निंग दिखती है कि लेवल 3 स्पारिंग शुरू हो चुकी है। एंड्रॉइड के ऊपर चढ़कर वो इंटेंस ब्लोज देता है। जैसे जैसे ओपोनेंट स्ट्रांग होता है वैसे वैसे वो खुद भी स्ट्रांग होता जाता है। थका हुआ वो ये तक भूल जाता है कि मिशन कितनी बार फेल हो चुका है। लास्ट टाइम उसे पीछे से अटैक किया जाता है और वो रोबोट के हाथों मर जाता है। फिर एक प्रिसाइज किक उसके हेड पर लगती है और वो मर जाता है। यहाँ तक कि रिंग स्टाइल फाइटिंग मूव भी उसकी लाइफ एंड कर देता है। काउंटलेस बार वो सेम मिशन में फेल होता है और बार बार मरता है। यंग मैन उस मार्शल आर्ट्स डिस्प्ले से पूरी तरह इरिटेटेड हो चुका होता है।
जो उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। उसे लगता है रोबोट को कई मार्शल आर्ट्स मूव्स आते हैं क्योंकि वो मूव्स रिपीट नहीं करता। सडनली अपोनेंट दोनों पैर जमीन पर जमाकर फाइट के कंटिन्यूएशन का वेट करता है। दोनों एक दूसरे को डिटर्मिनेशन के साथ देखते हैं और नेक्स्ट मूव के बारे में सोचते हैं। कांग हुईमू ने कभी नहीं सोचा था कि वो मानो अमानो फाइट में मरेगा, इसलिए वो विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है। लीप लगाकर वो एंड्रॉयड के पास पहुंचता है, लेकिन उसका पंच बिना किसी ट्रिक या गिमिक के कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज्ड होकर वो खुद को ओपोनेंट के सामने पाता है। बैलेंस बनाने के लिए वो एक पैर जमीन पर जमाता है। किक के साथ वो रोबोट के हेड पर हिट करने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट ओपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट होती है और लेवल 4 स्पारिंग इनिशिएट हो जाती है। हैप्पी होकर प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो आखिरकार लेवल 4 तक पहुंच गया है, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही रोबोट की मेटल फिंगर्स उसकी आंखों पर लगती हैं। जैसे ही रोबोट उसे बाइट करने के लिए मुंह खोलता है, वो डिस्पेयर में चिल्ला उठता है। उसकी लेग पर क्रशिंग बाइट पड़ता है जो अनबियरेबल पेन देता है। कांग हू टेरिफाइड होकर उस एब्सर्ड सीन को देखता है। रोबोट उसकी लेग पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। कंप्लीट एंग्विश में वो उस मेटल को मरने से पहले एक डॉग से कंपेयर करता है और फिर से मर जाता है। 9th अटेम्प्ट के एंड तक कांग हुमू 3 फैक्ट्स रियलाइज करता है। पहला, कॉम्बैट लेवल 4 पर ही एंड हो जाता है, उसके बाद पैटर्न्स चेंज नहीं होते। रोबोट्स से लड़ते हुए वो नए कंक्लूजन्स निकालता रहता है। एक्सट्रीम टायर्डनेस और चेहरे से बहते पसीने के बावजूद वो किसी भी अटेम्प्ट में गिव अप नहीं करता। दूसरा, स्केयरक्रोस का मूवमेंट पैटर्न फिक्स्ड होता है। अगर कोई क्वर्क होता है तो वो खुद को करेक्ट करने के लिए रुकते हैं। इन फैक्ट्स को समझकर वो रास्ते में कुछ स्केयरक्रोस को डिफीट करने में मैनेज कर लेता है। उसकी विल टू विन बहुत स्ट्रांग होती है और फटीग उसे रोक नहीं पाती। तीसरा, उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सर्टेन डैमेज लेने के बाद वो खुद ही मूव करना बंद कर देते हैं। एंड में उन्हें पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं होता। इन 3 फैक्ट्स को समझने के बाद ह्यूमू के रिजल्ट्स इनॉर्मस होते हैं। जल्दी ही वो स्पारिंग कई बार कंप्लीट कर लेता है। हर फाइट में उसे नई स्किल्स और कॉम्बैट पावर्स मिलती रहती हैं। हीरो डिसाइड कर लेता है कि वो जो कुछ भी सीख सकता है सीखेगा। इवन नोइंग की जरूरत नहीं है, वो एक स्केयरक्रो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो सबको डिस्ट्रॉय करता रहा तो इवेंचुअली फाइट खुद रुक जाएगी। अपनी सारी एनर्जी के साथ वो एनिमीज पर इंटेंस ब्लोज लॉन्च करता है। उसी मोमेंट वार्निंग फिर से दिखती है कि स्पारिंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी ही देर बाद बिगिनर्स फ्रेंड मिशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है। कांग ह्यानमू के फेस पर फटीग और हैप्पीनेस दोनों साफ दिखते हैं। सारे स्केयरक्रोज जमीन पर पड़े होते हैं और उठने का कोई चांस नहीं रहता। वो सीन देखना उसके लिए सच में बहुत सैटिस्फाइंग होता है, लेकिन एक्सट्रीमली टायर्ड होने की वजह से वो सांस लेने के लिए जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट चाहता था कि वो अपने लेवल के बराबर एनिमी से फाइट करे, इसीलिए उसे मिशन का नाम भी बिलीवेबल नहीं लगता। उसके लिए इसका बिगिनर से कोई रिलेशन नहीं था। वो ऑलमोस्ट टीचर लेवल जैसा था। ऐसा लगता है जैसे उनकी फाइटिंग टेक्निक्स सीधे उसके अंदर ठूंसी जा रही हो। टॉपिक बदलते हुए वो रिवॉर्ड्स चेक करने का डिसाइड करता है। टाइटल गुड लक रैंक SSS के इफेक्ट की वजह से रिवॉर्ड्स की क्वालिटी इंक्रीज होने वाली होती है। बिना कुछ समझे उसे अपने हाथों में एक रैपिंग क्लॉथ मिलती है। वो लेजेंडरी सेलेस्टियल क्रेडल होती है, एक क्लॉथ आइटम जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है और बॉडी के किसी भी डैमेज को पूरी तरह रिस्टोर करता है। खुश भी और डिसअपॉइंटेड भी होकर लड़के को समझ नहीं आता कि इस आइटम को यूज कैसे करे। वो सोचने लगता है कि अगर वो इस क्लॉथ को अपने सिर पर बांध ले तो शायद वो ज्यादा स्मार्ट हो जाए। अनश्योर होकर वो क्लॉथ को बस अपने सिर पर रख लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एम्बैरेस्ड होकर वो शुक्र मनाता है कि उस एनवायरनमेंट में कोई स्पेक्टेटर नहीं है। आखिर में वो मान लेता है कि ये क्लॉथ ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि वो तो मरकर भी परफेक्ट कंडीशन में वापस आ जाता है। लेजेंडरी आइटम होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि इसे सेल करके पैसा अपने पास रखेगा। सिस्टम में देखते हुए उसकी नजर उस एग पर पड़ती है जो उसे मॉस्किटोज डिसमेंटल करते वक्त मिला था। क्लॉथ की ग्रोथ एबिलिटी याद करके वो सोचता है कि क्या ये उस एग पे काम कर सकती है, लेकिन अपेरेंटली उसका नया आइडिया एग पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। कांग हुन मान लेता है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि यूजलेस आइटम्स को सेल कर दिया जाए। तभी अचानक एग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पीसेस चारों तरफ उड़ने लगते हैं जिससे लड़का सस्पिशियस हो जाता है। काम रहते हुए एग शेल क्रैक होना शुरू करती है, लेकिन कांग हुमू को डर लगने लगता है कि
कि कहीं कोई कैनिबल मॉन्स्टर हैच ना हो जाए। डर से लगभग मरते हुए भी वो देखता रहता है और एग और ज्यादा टूटता चला जाता है। अचानक एक ब्राइट लाइट प्रोटैगनिस्ट के फेस पर पड़ती है। एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि एग हजारों पीसेस में टूट जाता है। एग के अंदर से एक छोटा और अजीब सा क्रीचर निकलता है। एक चार्मिंग फेरी गहरी नींद में पीसफुली सो रही होती है। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटोगनिस्ट सोचता है कि ये बिल्कुल वो नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। एग हैच होते ही वो छोटी फेरी जिंदा हो जाती है। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट उस स्ट्रेंज क्रीचर को एनालाइज करने लगता है। अपनी उंगली से वो उसे पोक करने की कोशिश करता है और कहता है कि फेरी उसकी इमेजिनेशन से भी छोटी है। लेकिन क्रीचर तेज होती है और अपने छोटे से दांतों से उसकी उंगली काट लेती है। उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये एक कैनिबल मॉन्स्टर है। उसके लिए वो रिवॉर्ड पूरी तरह वर्थलेस हो जाता है। तभी वो फेरी की विम्पर सुनता है जो भूखी लगती है। सैड लुक के साथ वो बताती है कि उसे भूख लगी है। ये सीन देखकर हीरो समझ जाता है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी। वो अपनी पॉकेट से कैंडी निकालकर फेरी को देता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे रिफ्यूज कर देती है। अचानक क्रीचर प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करती है, जिसे देखकर वो बेहद कंफ्यूज्ड हो जाता है। अपेरेंटली फेरी उसमें इंटरेस्टेड होती है। आखिर में ये कंफर्म हो जाता है कि वो सैम एक कैनिबल मॉन्स्टर है जो अपनी हंगर सेटिस्फाई करने का तरीका ढूंढ रही है। वो उसे अपना वो थोड़ा सा ब्लड ऑफर करता है। फेरी प्रॉमिस करती है कि उसकी हंगर सेटिस्फाई होते ही वो ब्लीडिंग कंट्रोल कर लेगी। लड़के को ये पूरा सीन बेहद डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि एग उसे मॉस्किटोज डिसमेंटल करके ही मिला था। वैसे भी वो फेरी मॉस्किटो जैसी दिखती है, शायद एक मॉस्किटो फेरी हो। हैप्पी होकर क्रीचर कहती है कि ये बहुत सेटिस्फाइंग मील था, लेकिन उसे डिजर्ट भी चाहिए। इरिटेटेड होकर कैंग हाउमू उस मॉन्स्टर की ऑडेसिटी पर यकीन नहीं कर पाता। फिर वो अपने वर्ड्स रिट्रैक्ट करती है और अपने बटलर का खाना देने के लिए थैंक्स कहती है। लिटिल वन को छोड़ते हुए वो उससे उसका नाम पूछता है। फेरी पूरी ताकत से अपनी मेमोरी पर जोर डालती है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसे अपना नाम याद ही नहीं है। फिर भी वो फॉर्मली डेनी करती है कि वो किसी भी तरह की मॉस्किटो फेयरी नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे अपना नाम याद आ जाता है। वो बताती है कि वो फेयरी है जो एंड ऑफ टाइम्स में अपीयर होने वाली है और जिसका गोल दुनिया खत्म होने पर सारे लिविंग बीइंग्स को खाना है। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट उस डेलिकेट क्रीचर के पीछे छुपे डार्क इंटेंशंस को समझ नहीं पाता। उस मोमेंट उसका सिर्फ एक थॉट होता है कि क्या उसे फेरी को मार देना चाहिए। एम्बैरेस्ड होकर छोटी फ्लाइंग क्रीचर कहती है कि उसने दुनिया के एंड पर सबको खाने का प्रॉमिस किया था। ऑब्जर्व करते हुए प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता कि वो सब कुछ खा सकती है। रिफ्लेक्ट करते हुए वो सोचता है कि उसका ब्लड पॉइजनस है, इतना पोटेंट कि गॉब्लिन के हाथ तक पिघला देता है। फिर भी उसका ब्लड पीने के बाद फेरी बिल्कुल फाइन रहती है। उसे टच करते हुए वो क्यूरियस हो जाता है कि उसकी एबिलिटीज या लेवल क्या है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि वो उसे डोमेस्टिकेट करके पेट की तरह रख सकता है। कंफ्यूज्ड होकर वो उस क्रीचर के इंटेंशन समझने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट से वो उसका नाम रेनियन रख देता है और ये नाम उसे पसंद आ जाता है। फेरी लैंग्वेज में इसका मतलब अपोकलिप्स का एजेंट जैसा कुछ होता है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। आखिर में वो उससे सिर्फ एक प्रॉमिस मांगता है। वो कहता है कि वो कभी किसी ह्यूमन को नहीं खाएगी और अगर भूख से मरने वाली होगी तो किसी और को खाए, लेकिन उसे नहीं। एक्सचेंज में वो उसे थोड़ा और ब्लड देने को तैयार होता है। फेरी नए मील को सेलिब्रेट करती है और वो सोचता है कि अगर उसकी डाइट थोड़ी अनबैलेंस्ड रहे तो बेहतर होगा। दोनों अपने पास कुछ पड़ा हुआ नोटिस करते हैं। वो किसी ग्लोरियस बैटलफील्ड ऑफ विक्टर्स जैसा लगता है। थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हुए यंग मैन उस सीन को ध्यान से देखता है। वो नोटिस करता है कि उनमें से एक आधा कटा हुआ है, जिसे देखकर उसे स्ट्रेंज और कंसर्न महसूस होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना ब्रूटल कुछ कर सकता है। तब सिस्टम उसके सामने ओपन होता है और एक अलार्मिंग लेकिन इंट्रिगुइंग नोटिस दिखाता है। ब्रेव एनर्जी बैटल असिस्टेंट में ऐड हो चुकी होती है। वो उन वर्ड्स को देखकर सोचता है और एडिशनल ट्रेट के बारे में इमेजिन करता है। वो एक रोबोट को उठाकर बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर वो सोचना बंद करके बिना हेजिटेशन सब कुछ प्रैक्टिकली ट्राई करने का डिसाइड करता है। क्विकली वो रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने लगता है। पावरफुल पंच से वो डम्मी को मारता है और फोर्स को वाइब्रेट करते हुए फील करता है। वो अपनी करंट और अनडिनाइबल स्ट्रेंथ के साइज से इम्प्रेस्ड हो जाता है। इवन रेनियन भी उसकी पावर्स देखकर अमेज्ड हो जाती है। खुद ट्राई करने के लिए डिटरमिन्ड होकर वो भी रोबोट को पूरे जोर से मारने लगती है। उसी मोमेंट अपोनेंट रिकॉग्निशन की वार्न सुनाई देती है। अचानक जमीन पर गिरे सारे रोबोट्स उठने लगते हैं। बैटल के लिए रेडी होकर
प्रोटैगनिस्ट अपनी पोजीशन ले लेता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ चलने लगते हैं। उसे सुपर ह्यूमन आइडेंटिफाई किया जाता है और लॉक डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो रहा है ये समझे बिना वो चारों तरफ ऑब्जर्व करता है। उसे समझ नहीं आता कि सुपर ह्यूमन होने का मतलब क्या है। रोबोट उसकी लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करता है और कुछ दिखाता है। यंग मैन जंग को एक एक करके केयरफुली हटाने लगता है। रेनियन एक बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल फील करती है जो उसे डीपली इंट्रीग करती है। क्यूरियोसिटी के साथ वो उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है जहां से स्मेल आ रही होती है। टेबल हटाते हुए उसे एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है। फेरी के लिए वो स्मेल बहुत प्लेसेंट होती है। वो बोन्स उठाकर उन्हें चबाने लगती है और चिल्लाती है। उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि वो 1.5 लोगों को भी नहीं खा सकती। फेरी अपने हाथ पर नोटिस करती है कि वहां एक लेटर मौजूद है। लेटर खोलते ही वो उसमें लिखा सब कुछ पढ़ना शुरू करती है। राइटिंग में लिखा होता है कि नाइटमेयर लेवल के बाद 3 साल बीत चुके हैं और टॉक्सिक इरा में पैदा हुए बच्चे मर चुके हैं। एबिलिटीज वाले यूजर्स भी उसे सहन नहीं कर पाए और मरने लगे। होप लगातार खत्म हो रही थी और ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही थी। प्रोटैगनिस्ट इन वर्ड्स को इमीडिएटली बहुत सीरियसली नहीं लेता। लेटर और उस मैसेज के हिसाब से जो उसने वहां एंटर करते वक्त देखा था, ये उस वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में था। लेटर में फादर जोहान और प्रोफेसर पार्क हायोस की डेथ का भी जिक्र होता है, लेकिन लेटर साइंड नहीं होता, इसलिए उसे नहीं पता चलता कि इसे किसने लिखा। रिटर्न स्टोन मिलने पर फेरी पूछती है कि क्या वो खा सकती है। प्रोटैगनिस्ट स्केलेटन की पोटेंशियल के बारे में सोचने लगता है। वो रेने से उस ऑब्जेक्ट को देने के लिए कहता है। स्टोन को टच करते ही एक लाइट पूरे स्पेस में भरने लगती है। डिस्परेट होकर दोनों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसका हाथ स्टोन से चिपक जाता है। वो उसे छोड़ नहीं पाता और हाथ फ्रोजन रहता है जब तक स्टोन कई पीसेस में टूट नहीं जाता। डेस्परेट होकर लड़का इंटेंस पेन फील करने लगता है। अपने हाथ की हथेली की तरफ देखते हुए वो कुछ सच में अजीब और डिस्टर्बिंग नोटिस करता है। किसी समझ से बाहर तरीके से उस स्टोन का डिजाइन उसकी स्किन पर ट्रांसफर हो चुका होता है। उसी वक्त एक वार्निंग आती है कि स्टार्स उसे देख रहे हैं। अचानक उसके आसपास सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जिस फ्रेंड को वो बटलर कहता था, रेनन उसे गुड बाय कहकर चली जाती है और उससे कहती है कि वो सरवाइव करे और खुद वापस लौटे। वहीं दूसरी तरफ वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स की पकड़ में आता है और धीरे धीरे और डेस्परेट होता जाता है। अचानक वो खुद को पूरे यूनिवर्स के बीचों बीच पाता है। चारों तरफ एंडलेस स्टार्स होते हैं। कंफ्यूज्ड होकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। स्पेस में चलते हुए वो फेरी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी एक और वार्निंग आती है कि एडवांस्ड स्टार बरूले ने स्टार फ्रैगमेंट के अब्सॉर्प्शन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। बरूल उन वैल्यूज से डिसअपॉइंटेड हो जाता है जिन्हें वो अब तक डिफेंड करता आया था। इसलिए वो फ्रैगमेंट लेता है और आंसर्स की तलाश में निकलने का फैसला करता है। डरते हुए वो मरने की पॉसिबिलिटी पर मजाक करने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई स्टार उससे डिसअपॉइंटेड हो सकता है। अचानक एक वार्निंग दिखती है कि लॉक ओपन हो चुका है। स्टार्स के ओनर्स ऐसे बीइंग्स होते हैं जिनका स्पेस में कहीं अपने टेरिटरी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। ये बीइंग्स अपनी पूरी पावर फ्रैगमेंट्स में डालते हैं और उन्हें उधार देते हैं। वो ऐसा इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी किन उस पावर का यूज करके रूलर्स बनेंगे और अपना टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे। यूजर कैंग ह्यानमू के पास भी उन फ्रैगमेंट्स में से एक होता है, इसलिए वो उसकी किन में से किसी एक को देखना चाहते हैं। ये सब कनेक्ट करते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। रेनियन को जो स्टोन मिला था वो रिटर्न स्टोन नहीं बल्कि स्टार फ्रैगमेंट था। एक स्ट्रेंज साउंड सुनकर वो अपने सराउंडिंग्स पर और ध्यान देता है। ऊपर देखते ही उसे एक इंटेंस ब्राइट लाइट दिखाई देती है। कलर्स आपस में इंटरलेस होने लगते हैं और सब प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टार फुसफुसाकर कहता है कि मॉन्स्ट्रल अपने उस चार्म की तलाश में है जो सबको डिसीव करते। कॉन्करिंग स्टार आर्डन उसे फायर और स्टील की आर्मी का कमांड ऑफर करता है। हंग्री स्टार योगुल लैम्प उसे उस स्नेक की तलाश में चलने को कहता है जिसने पूरी प्रीवियस वर्ल्ड को निगल लिया था। ब्रिटल स्टार गलास उसे स्क्रीन के पीछे एक वर्ल्ड ऑफर करता है जिस पर वो रूल कर सके। ग्रीन लमेंटिंग स्टार भविष्यवाणी करता है कि वो उन सब चीजों पर राज करेगा जो गुजर चुकी हैं। ये सारे बीइंग्स लड़के की एबिलिटीज देखकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उसे एक स्टार चूज करना होता है। फ्यूरियस होकर वो कहता है कि चूज करने से पहले स्टार्स के बारे में कम से कम कुछ तो जानना जरूरी है। ब्रिटल स्टार गैलास एक
एब्सोल्यूट रूलर है जो शैडोज में रहकर सीक्रेटली प्लान्स बनाता है और हंसता है। ग्रीन लेमेंटिंग स्टार सारे पेन और मेलनकॉली का फादर है जो डेड की आर्मी कमांड करता है और डिस्पेयर देखता रहता है। हंग्री स्टार योगल लैम ग्रीड और डिजायर का स्नेक है जो इस वर्ल्ड की हर चीज निगल लेना चाहता है। विस्परिंग स्टार मॉन्स्ट्रल लाइट में इंस्टिगेट करता है और डार्क में डिसीव करता है और किसी भी पावरफुल बीइंग को फूल कर सकता है। कॉन्करिंग स्टार आर्दन एक लूजर है जो फायर के साथ आगे बढ़ता है और स्टील से एनिमीज को मारता है, हेट्रेड में वर्ल्ड को जला देता है। इन सब में रिसेम्बलेंस नोटिस करके वो पूछता है कि क्या इन सबको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टार्स उन्हीं में इंटरेस्टेड होते हैं जो उनसे मिलते जुलते हों। लड़के को यकीन नहीं होता कि वो इन बीइंग्स जैसा हो सकता है। उसे नहीं लगता कि वो कंस्पिरेटर नेचर वाला, अटेंशन चाहने वाला ग्रीडी इंसान है। फ्यूरियस होकर वो मानने से इनकार करता है कि वो हेल से इसीलिए गिरा क्योंकि वो बैड गाय था। वो खुद को ट्रैश से कंपेयर करता है लेकिन ये भी जानता है कि वो पूरी तरह जस्ट इंसान नहीं है। फिर भी वो कहता है कि उसने कभी बर्डन बनकर जिंदगी नहीं जी। शायद प्रोटैगनिस्ट कुछ चीजें न जानने की वजह से फेल हुआ था, फिर भी वो खुद को उन लोगों से बेहतर मानता है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि अगर वो किसी स्टार को चूज करता है तो क्या चेंज होगा। उसकी रिक्वेस्ट समझते हुए ब्रिटल स्टार उसके पास खुलता है और प्रोटैगनिस्ट का फ्यूचर दिखाता है। स्टार्स की पावर देखकर वो शॉक में आ जाता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे एक स्टार चूज करना होता है। अपने सारे सर्फरिंग की वजह से वो डिस्ट्रस्टफुल हो जाता है और श्योर नहीं होता कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा भी या नहीं। वो पूछता है कि क्या उसे कोई प्राइस पे करना होगा। आंसर मिलता है कि उसे उस बीइंग को सर्व और फॉलो करना होगा। स्टार्स अपनी किन को सपोर्ट करते हैं और किन स्टार्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। स्टार चूज करना एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। रिकॉग्निशन मिलने और सक्सीड करते रहने से यंग मैन की ग्रोथ और फास्ट हो जाती। चॉइस लेने में टाइम लेने पर स्टार्स नाराज हो जाते हैं और एरोगेंस बताते हैं। अकेले सोचते हुए वो रिफ्लेक्ट करता है कि शायद उसे अपने वर्ड्स में केयरफुल होना चाहिए था। उसे पता है कि बिना प्राइस की पावर अच्छी होती है लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट्स रहते हैं। स्टार्स किसी रीजन से उसके पास आए थे। पहली ही मुलाकात में वो चाहते थे कि वो अपनी पूरी लाइफ का फैसला कर ले, वो भी बिना किसी पर ट्रस्ट किए। इन बातों के बाद कॉन्करिंग स्टार आर्दान उसमें इंटरेस्ट खो देता है। प्रोटैगनिस्ट को फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो जा सकता है। आखिर में स्टार्स उसे सोचने के लिए टाइम देने को कहते हैं। खुश होकर वो उनकी कंसर्न के लिए थैंक्स करता है। अचानक यंग मैन वापस उसी जगह लौट आता है, थोड़ा डेज्ड सा, लेकिन उसके पास एक स्टार इंटेंस तरीके से शाइन कर रहा होता है, इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस। उसकी इंटेंशन समझ ना आने पर उसके दिल में चिंता बढ़ने लगती है। मॉन्स्ट्रल उसे शॉक्स भेजना शुरू करता है जिस पर वो पेन की कंप्लेंट करता है। आखिर में वो बाकी स्टार्स के साथ चली जाती है। सिस्टम दिखाता है कि विस्परिंग स्टार मॉन्स्ट्रल ने उसकी एबिलिटीज का एक हिस्सा अवेकन कर दिया है। लेजेंडरी एबिलिटी डोमिनेशन अक्वायर हो जाती है। ये पढ़कर लड़का रियलाइज करता है कि ये एक बड़ा ब्राइब है। उसे सब कुछ स्ट्रेंज लगता है क्योंकि ये बीइंग्स लेजेंडरी एबिलिटीज बांट सकते हैं लेकिन इन्फर्नल डिफिकल्टी को ब्लॉक नहीं कर पाए। मतलब और भी लोगों का अटेंशन अवेकन होना चाहिए था। कैंग ह्यानमू अपनी स्केल जैसी एबिलिटी के एग्जिस्टेंस पर सोचता है जिसे एबिलिटी यूजर्स ब्लॉक नहीं कर पाए। हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि शायद स्टार्स ने ही हेल क्रिएट किया है। डिटरमिन्ड होकर वो डिसाइड करता है कि वो इन बीइंग्स के बारे में और जानकर रहेगा। रियलिटी में लौटने पर 3 दिन बीत चुके होते हैं। हेल में बस स्ट्रेंथ चाहिए होती है। रियलिटी में स्ट्रेंथ के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये जानना कि एग्जैक्टली कहाँ लौटना है और घर जाते वक्त उन लोगों की बुरी नजरों से बचना जो तुम्हें नहीं जानते। घर पर बैठे प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपना खुद का घर खरीदना चाहता है। मिन कंफ्यूज्ड होकर उसकी अचानक बदली एटीट्यूड की वजह पूछती है। हैम बार बार कहता है कि उसे सिंपल घर चाहिए, बड़े वॉल्स के साथ और एक हॉस्पिटल विंग, ताकि वो खुद को स्टेरिलाइज कर सके। वुमन कहती है कि ये ऐसा नहीं होता। वो इस रिएक्शन से सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वहां ऐसे घर नहीं है। जवाब में उसे हार्श रियलिटी सुनने को मिलती है। ऐसे घर एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो बस एक पूर गाय लगता है जिसके पास ऐसे मींस नहीं हो सकते। ये सुनकर वो पूरी तरह शेकन हो जाता है। वुमन उसे कंसोल करती है और कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी ऐसा घर खरीद ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो सही है लेकिन पहले उसे ऐसा घर ढूंढना होगा जो उसे पसंद आए। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर उसने अचानक घर खरीदा तो लोग उसे अजीब नजरों से देखेंगे। अभी उसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करने, स्ट्रॉन्ग बनने और अपनी रैंकिंग बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। स्टार्स के बारे में वो बहुत सोचता है
और ये भी कि उसे सिर्फ एक ही क्यों चुनना है। सब स्टार्स काफी स्ट्रांग लगते हैं, फिर सिर्फ एक चूज करने की मजबूरी क्यों है। वो चाहता है कि जो कुछ वो ऑफर कर रहे हैं ये हैं उसे सब मिल जाए, वर्ल्ड खत्म भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आखिर में अगर वो स्ट्रांग है तो पूरी वर्ल्ड उसके पैरों के नीचे होगी। इन थॉट्स में उड़ते हुए मिन उसकी तरफ चिल्लाती है और उसे रियलिटी में वापस लाती है और कहती है कि खाना तुरंत खाए। फिर दोनों टीवी देखने लगते हैं और न्यूज में बेक्ड ड्यू डंजन की खबर चल रही होती है। न्यूज आगे चलता है और बताया जाता है कि बैकडो बैरियर कोरियन पेनिनसुला में लॉन्ग टर्म पीस ला सकता है। इसे देख रहे लोग पुराने कोलैप्स और इस तरह की चीजों पर अब कम अटेंशन मिलने की बात करने लगते हैं। हमारा हीरो पूछता है कि ये कौन सा इवेंट था और इसे फ्लड कहता है। फिर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। फ्लड वो सिचुएशन होती है जब डंजन के मॉन्स्टर्स कंटेनमेंट तोड़कर बाहर निकल आते हैं, जिसमें 5 स्टार मॉन्स्टर्स भी शामिल होते हैं। उन्हें हराने के लिए माना से इम्ब्यूड वेपन्स जरूरी होते हैं। ऐसी जगह पर इन्वेड करना पूरी तरह शॉट इन द डार्क जैसा होता है। अगर गेली की टीम सक्सीड कर जाती है तो शायद कुछ बदल सकता है। आखिर सभी क्लैंस मानते हैं कि नॉर्थ को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सक्सीड हुए थे, क्योंकि उसे याद नहीं आता। न्यूज चलते रहते हैं और लड़का इंस्टेंट नूडल्स मुंह में डालते हुए सुनता रहता है। बताया जाता है कि 3 डेज का टेस्ट होगा टैलेंट सेलेक्ट करने के लिए। यह टेस्ट काफी एक्सटेंसिव होगा क्योंकि बेक्ड में एंटर करने वाली ग्रुप चुनी जाएगी, इसलिए लार्ज स्केल टैलेंट्स गैदर किए जा रहे हैं। यह सुनकर लड़का अलर्ट हो जाता है और तुरंत टीवी बंद कर देता है ताकि फोकस कर सके। लेकिन इससे मिन इरिटेटेड हो जाती है। असल में वो इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि वो हमेशा खाते वक्त बातों में लग जाता है। एम्बैरेस्ड होकर वो अपॉलॉजी करता है। दूसरी जगह टेस्ट रजिस्ट्रेशन एरिया पर काफी भीड़ होती है। हमारा हीरो इतने लोगों को देखकर सुपर अनॉयड हो जाता है। पीछे से एक रैंडम गाय उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर वो फ्यूरियस होकर पलटकर उसे भी चिल्ला देता है। वो आदमी बहाना बनाता है कि वो उससे नहीं किसी और से बात कर रहा था। रैंडम गाय पूछता रहता है कि क्या ये प्रोटैगनिस्ट का फर्स्ट टाइम है। लड़का चुप रहता है और सोच में पड़ जाता है। उसे ऑर्फनेज का टाइम याद आता है जब क्लासिफिकेशन के दौरान अजीब तरीके से सिर्फ वही उस प्रोसेस से गुजरा था। फिर वो जवाब देता है कि यस, ये उसका फर्स्ट टाइम है। वो आदमी कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, दूर से ही न्यू भी लग रहा है। लेकिन वो ये भी जोड़ता है कि इवैल्यूएटर्स न्यू और ओल्ड का फिल्टर नहीं करते, इसलिए लाइन पूरी केओस बनी रहती है। हुन पूछता है कि क्या सारे हंटर्स बस ऐसे ही मिक्स कर दिए गए हैं। रैंडम गाय कंफर्म करता है कि क्लैन रिक्रूटमेंट चल रही है, इसलिए ऐसा ही होता है। लड़का उससे पूछता है कि क्या वो भी उसी पर्पस से आया है। आदमी कहता है नहीं, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने आया है और अब उसका लेवल रिकॉग्नाइज होगा, जिससे अप्रूवल के बाद वो ज्यादा चार्ज कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यहाँ हर किसी को लेवल से क्लासिफाई किया जाता है, यहाँ तक कि वेपन्स वाले यूजर्स भी बिना वेपन्स वालों के सामने स्टैंड नहीं कर पाते। फिर भी लोग लेवल ऑब्सेशन में फंस जाते हैं। इस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना आसान है। अगर उसने कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी किया तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कंपटीशन जल्दी खत्म करेगा ताकि कोई नोटिस ना करे। फर्स्ट स्टेज में सिस्टम समझाया जाता है। 3 टेस्ट्स होते हैं, आइडेंटिटी, स्टेटस और स्किल। रजिस्ट्रार प्रोटैगनिस्ट की आइडेंटिटी देखता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करता है। पूरी प्रोसेस हैवी ब्यूरोक्रेसी से भरी होती है। अगर फर्स्ट स्टेज फेल हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेटस टेस्ट ब्लड सैंपल से होता है, जिसे लैब में एनालाइज किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टेस्ट होता है, जो प्योर कॉम्बैट कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। सिस्टम एक्सप्लेन होते वक्त एक रैंडम गाय 140 स्कोर पर सेलिब्रेट करता है। नॉर्मल आदमी का लेवल करीब 100 के आसपास होता है, कोई ऊपर कोई नीचे। फिर भी हाई स्कोर का ज्यादा मतलब नहीं होता। ज्यादातर लोग नंबर्स की परवाह नहीं करते। प्रोटैगनिस्ट ये सब सोचता रहता है और उसकी टर्न आ जाती है। उसे डिवाइस पर हाथ रखना होता है और अंदर एक स्फीयर पकड़नी होती है। वो स्फीयर ढूंढता है और अंदर गहराई में एक महसूस करता है। वो उसे स्क्वीज करता है और जोरदार आवाज आती है जैसे कुछ टूट गया हो। साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं। लड़का डर जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं और ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। हन तुरंत अपना हाथ डिवाइस से बाहर खींच लेता है। साइंटिस्ट नंबर्स देखकर हैरान होते हैं और इवैल्यूएटर्स समझ नहीं पाते कि सिर्फ लेवल मेजर करने वाली मशीन कैसे टूट गई। वो सोचते हैं कि लेवल कितना ज्यादा होना चाहिए ऐसा करने के लिए और कंक्लूड करते हैं कि मशीन डिफेक्टिव रही होगी। लड़का वरीड हो जाता है कि उसने मशीन तोड़ दी। इवैल्यूएटर ये कहता है कि ये नॉर्मल है, बस फिर से ट्राई करना होगा। मशीन फिक्स होने लगती है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे अपनी स्ट्रेंथ होल्ड बैक करनी चाहिए। इस बार वो डिसाइड करता है कि ज्यादा फोर्स यूज नहीं करेगा, शायद मशीन दोबारा न टूटे। बीप की आवाज आती है और इवैल्यूएटर्स आपस में बात करते हैं कि मशीन फिर भी ठीक से क्यों काम नहीं कर रही। आखिर में प्रोटैगनिस्ट टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन इवैल्यूएशन पेंडिंग रहती है। इसके बाद डिवीजन शुरू होती है। हायर डिफेंस वाले एक साइड, हायर अटैक वाले दूसरी साइड।
अगर अनश्योर हो या कोई बफ हो तो लेफ्ट साइड जाना होता है। हायन इंस्ट्रक्शन सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी एवैल्यूएशन पेंडिंग है। उसे याद आता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। स्टाफ को लगा था कि उसके कंपेनियंस लेजी हैं, इसलिए उसे एक्सेस मिल गया। इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि क्या उसकी स्किल्स मेजर करना डिफिकल्ट था। वो कहता है कि शायद हाँ, क्योंकि टेस्ट में मशीन समहाउ मॉडिफाई हो गई थी। इंटरव्यूअर कहती है कि वो उसे पास कर देगी, लेकिन एक पैम्फलेट देगी फॉलो करने के लिए। वो बताती है कि ये टेस्ट प्रीवियस से अलग होगा क्योंकि अब क्लैन टायन गाइड करेगा। वो अनोइंग नहीं बनना चाहती, लेकिन चांसेस हैं कि वो हर्ट हो सकता है या वर्स भी। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए आया है तो भले ही कंपनी अच्छी पे करे, लेकिन कोई और जॉब देखना बेहतर होगा। हेन कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं कर रहा। इंटरव्यूअर पूछती है कि फिर रीजन क्या है, पावर, स्टेटस या डिस्टॉर्टेड जस्टिस। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कोई भी श्योर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात सच है, डंजन्स को कंट्रोल करना ह्यूमन वर्ल्ड से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वुमन मान लेती है कि ये पॉसिबल है और उसे रिलीज कर देती है। वो एनवेलप देती है जिसमें इमरजेंसी नंबर होता है और बताती है कि नेक्स्ट टेस्ट डंजन होगा। पैम्फलेट पढ़ने से उसे हेल्प मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट हल्का सा हंसता है और कहता है कि वो डंजन के अंदर कैसा होता है ये जानने के लिए सुपर क्यूरियस है। आउटसाइड कॉर्पोरेट कार्स खड़ी होती हैं और दो टॉल स्ट्रॉन्ग मैन फॉर्मल अटायर में दिखते हैं। एक शाइनी लग्जरी केस वहां पहुंचता है और डोर ओपन होता है। साफ लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है। कार से जाइटली बाहर निकलता है, सुपर एलिगेंट और हैंडसम, और बाहर निकलते ही फैंस उसे सराउंड कर लेते हैं। वो अपने एम्प्लॉई से पूछता है कि सब रेडी है या नहीं। एम्प्लॉई कंफर्म करता है। फॉर्मल मैन बताता है कि रेड बटरफ्लाई भी प्रेजेंट है, साथ ही दूसरे क्लैंस की प्रेजेंस का भी मेंशन करता है और कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जेड हंसते हुए कहता है कि उसका गोल क्लैन ताओंग नहीं है बल्कि नॉर्थ एक्सपेडिशन है। वो बताता है कि जो लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके पास टैलेंट, सेंस और हाई स्किल्स हैं और उन्होंने अब तक किसी क्लैन को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने नॉर्थ एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करना एक्सेप्ट किया, इसलिए बटरफ्लाई को साथ लाने का ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। ली ये बात हंसते हुए कहता है। आखिर में वो नए पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर उसका एम्प्लॉई कहता है कि सब लो लेवल के हैं और बटरफ्लाई के आसपास कोई नहीं है, लेकिन एक बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। एम्प्लॉई गूफी एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट की फोटो की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि उस लड़के का ब्लड पॉइजनस है जो ब्लॉन्डी का अटेंशन खींच लेता है। वो लड़के का टेस्ट दिखाता है जिसमें पॉइजन लेवल नॉर्मल से काफी ऊपर होता है। ली कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये एबिलिटी ग्रुप फाइट्स में प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि उसका ब्लड एलियंस को भी हार्म कर सकता है। फिर भी वो कहता है कि उस लड़के पर नजर रखना अच्छा रहेगा। इसके बाद सीन गेट बी नाम के रूम में शिफ्ट होता है। अंदर कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक लंबा बंदा, एक स्लिक बैक हेयर वाला ब्लॉन्ड, एक रेड हेड, एक 4 आइड लड़का और आखिर में हमारा प्रोटैगनिस्ट। रूम में एंटर करते ही एक एम्प्लॉई ह्यू का ध्यान खींचता है और उसे कुछ पकड़ाता है जिसे वो समझ नहीं पाता कि क्या है। एम्प्लॉई बिना कुछ बताए पीठ घुमाकर चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट इरिटेटेड होकर पूछता है कि वो क्या था। वो फिर से एम्प्लॉई से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एम्प्लॉई सवालों से बचने के लिए भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट डम फाउंडेड खड़ा रहता है, कुछ भी समझ नहीं पाता, और बाकी लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है और सारे कैंडिडेट्स को रूम में एंटर करने को कहा जाता है, जिसे सब फॉलो करते हैं। बताया जाता है कि ये योंगन डिपार्टमेंट का 3rd डंजन यूजर स्किल्स जिम है। इवैल्यूएशन रूम की तरफ ले जाते हुए वॉइस से आगे एक्सप्लेन करती है कि ये 2 स्टार डंजन की सिमुलेशन है, ईस्टर्न यूरोप के डंजन की कॉपी। पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स कलेक्ट करना। टेस्ट का थीम डंजन है। नेक्स्ट 3 आवर्स तक सबको रियल डंजन एक्सपीरियंस मिलेगा। हर इंसान के पास एक पीस होगा और मॉन्स्टर्स के पास 3 पीसेस होंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा पीसेस होंगे वही रिवॉर्ड जीतेगा। मतलब मॉन्स्टर्स के अलावा ह्यूमंस भी प्रे हैं, ऐसा नर्डी लड़का कहता है, और हुम उसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट कान खुजलाते हुए कैजुअल सा जवाब देता है और सीधा नो बोल देता है। बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो मिस्चीवस स्माइल के साथ दोबारा नो दोहराता है और कहता है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्लासेस वाला लड़का आर्ग्यू करता है कि उनके पास ज्यादा लोग हैं और डिफेंसिव और रिकवरी स्किल्स भी हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सिंस सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला ही जीतेगा, ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्राइस शेयर करना पड़ेगा। दूसरा पूछता है कि क्या यही असली रीजन है, जिस पर वो कहता है कि और कोई रीजन है ही नहीं। टॉलेस्ट बंदा कहता है कि बाकी ग्रुप से फाइट्स होंगी, जिस पर हु बस उन्हें गुड लक कह देता है। लेकिन टॉलेस्ट वही नहीं रुकता। वो शॉर्टेस्ट को कपड़ों से पकड़कर खींचता है और गालियां देता है और कहता है कि अगर हुनु लुटने वाला है तो कम से कम अपना पीस दे दे। प्रोटैगनिस्ट तो पीछे देखता है और कहता है कि अगर वो यही चाहता है तो ठीक है, वो सही था। लेकिन अचानक
वो झुकता है और साइडवेज पंच टॉयलेट के फेस के बीच में मारता है और उसे उड़ा देता है। फिर सामने वाले से आइटम ऐसे उठा लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। विकेट एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो एमेटर्स से पीसेस लेना भूल गया था और बाकी से पूछता है कि अगला कौन है। 4-eyed शॉट लड़का बिना सोचे हाथ ऊपर उठा देता है और सरेंडर कर देता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो सरेंडर के बाद बस पीठ घुमाकर चला जाएगा। शॉर्टेस्ट लड़का अपना पीस जमीन पर स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने फेंक देता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे आइटम की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये भी जोड़ता है कि डिफेंसिव स्किल्स सिर्फ नॉकड आउट वाले के पास थी। कैंग कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे पास मिल जाए। दूसरी जगह ज्यादा फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड रूम में ये सब मॉनिटर किया जा रहा होता है। व्हाइट कपड़ों वाला आदमी कहता है कि रेड बटरफ्लाई सच में बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है और उसने कई कार्ड्स स्टील किए हैं। वो कहता है कि वो 3 स्टार डंजन्स में भी जा सकती है। साथ वाला आदमी कहता है कि ये इंप्रेसिव है लेकिन सही सपोर्ट मिले तो वो और ग्रो कर सकती है। वो ये भी कहता है कि अभी उसे वॉच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैलेंज एंड्योरेंस का है। सीन में रेड बटरफ्लाई एक आर्मर्ड ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। आदमी कहता है कि जब मॉन्स्टर सामने आएंगे तब सबसे टैलेंटेड को भी प्रॉब्लम होगी। उसी वक्त मैकेनाइज्ड मॉन्स्टर अटैक प्रिपेयर करता है। पूछने पर ब्लॉन्ड लड़का बताता है कि ये D&W इंडस्ट्रीज का यूनिक एंड्रॉइड है। ये मॉन्स्टर्स सी नोबल डंजन के मशरूम मॉन्स्टर्स से बने स्पोर्स और स्किन से बनाए जाते हैं। इसका ऑफिशियल नाम मशरूम ड्रॉइड है। नाम भले ही खराब हो लेकिन ये करंट टेक्नोलॉजीज में बेस्ट है। हाई कॉम्बैट स्किल्स, ड्यूरेबिलिटी, माना एक्सपेंशन और ऑटो रिपेयर के साथ। ये सब एक्सप्लेन होते हुए दिखता है कि कई रोबोट्स टेस्ट पार्टिसिपेंट्स से लड़ रहे हैं, किसी को पंच मारकर हवा में उड़ा देते हैं। आदमी कहता है कि वीक लोग इसे फेस नहीं कर पाएंगे लेकिन ग्रुप में वीकेस्ट को भी चांस मिल जाता है। असली प्रॉब्लम उनके लिए है जो अकेले लड़ते हैं, जैसे रेड बटरफ्लाई। अकेले एक से लड़ना भी मुश्किल है, खासकर क्योंकि कार्ड डीप होता है और निकालना हार्ड होता है। और मॉन्स्टर्स ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी मौका देखकर उसे खत्म कर सकते हैं। आदमी पूरी एक्सप्लेनेशन देता है, तभी मैप पर एक बड़ा रेड पॉइंट दिखता है। वो अपने साथी से चुप रहने को कहता है और पूछता है कि क्या उसने मैप पर कुछ नोटिस किया। वो कहता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोबोट सामने खड़े फाइटर को ध्यान से देखता है। वो फाइटर प्रोटैगनिस्ट होता है जो रेज और एंजाइटी से जल रहा होता है और फिर अचानक हंस पड़ता है। वो कहता है कि उसे तो रियल मॉन्स्टर की उम्मीद थी। ओपोनेंट आगे बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट तेजी से जंप करके ह्यूमनॉइड के फेस पर प्रिसाइज पंच मारता है और उसे डिफॉर्म कर देता है। वो चिल्लाता है कि मॉन्स्टर कुछ बोलता भी नहीं है। मशरूम फाइटर जमीन पकड़कर रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही हुनीमू दूसरा पंच प्रिपेयर कर लेता है और कहता है कि रोबोट की मूवमेंट्स बहुत सिंपल हैं। वो चिन पर प्रिसाइज हुक मारता है। मॉन्स्टर बैलेंस खो देता है और वो मौका लेकर उसकी टांग पकड़ता है और उसे ऊपर फेंक देता है और कहता है कि इसके स्किल्स बहुत लो हैं। लड़का दांत पीसता है, गुस्से में सांस तेज हो जाती है और आसमान की तरफ चिल्लाता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल फन नहीं है। और जब आसपास देखते हैं तो पता चलता है कि वो पहले ही कई मॉन्स्टर्स को हरा चुका है। सिर्फ हराया नहीं बल्कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका है। उनमें से एक मॉन्स्टर को उठाकर वो डिसमेंटल एबिलिटी यूज करता है, उसके बॉडी को तोड़ता है और अंदर से वही कार्ड निकाल लेता है जो उसे चाहिए था और कहता है कि ये तो बहुत इजी था, ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपने हाथ में कार्ड को देखते हुए खुद से सवाल करता है कि ये इतना आसान कैसे हो गया और बोलता है कि वो इस सिचुएशन से अनॉयड होने लगा है। इसी बीच इवेंट नरेटर चिल्लाकर अनाउंस करता है कि गेम शुरू हुए 34 मिनट्स हो चुके हैं और 30% से ज्यादा पॉइंट्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं और अब रैंक्स अनाउंस करने का टाइम है। थर्ड प्लेस पर कर्मा 7 पॉइंट्स के साथ, सेकंड प्लेस पर रेड बटरफ्लाई 9 पॉइंट्स के साथ, फर्स्ट प्लेस पर हुमुकंग 16 पॉइंट्स के साथ। हमारा लड़का ब्रैग करता है और कहता है कि उसे ऐसे वीक पपेट से लड़ने से अच्छा गॉब्लिन्स से लड़ना ज्यादा पसंद है। फिर भी वो आइटम्स चेक करता है और देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल स्पोर्स होते हैं मीट फॉर्म में। वो कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है कि मॉन्स्टर आइटम होने के बावजूद इस मटेरियल को ट्रीट किया गया है और सोचता है कि अगर ये स्केयरक्रोज वाले मटेरियल जैसा ही है तो शायद यही रीजन है कि वो इतने रेजिस्टेंट होते हैं। लेदर उसके आर्म पर शाइन करने लगता है और मूव करता है, जिस पर वो सोचता है कि शायद वो इससे कुछ बना सकता है। वो क्राफ्टिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है और वहां से एक ह्यूज ग्लो निकलता है। इसी के साथ वो उस लेदर से आर्म और लेग प्रोटेक्टर्स बना लेता है। अपने नए आइटम से एक्साइटेड होकर वो आगे बढ़ने की तैयारी करता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए चल पड़ता है। वहीं बटरफ्लाई गर्ल स्कोर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वो उस लड़के से इंफीरियर क्यों रह जाती है। तभी बैकग्राउंड में कई दूसरे कॉम्पिटाइटर्स उस पर रश करते हैं और एम्बुश करने की कोशिश करते हैं। वो सब एक साथ उस पर स्पेल्स फायर करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट करती है और एक जबरदस्त लीप लगाती है जिससे जमीन तक टूट जाती है और वो हवा में उड़ जाती है। वो वॉल्स के अलोंग अलग अलग मेन्यूवर्स करने लगती है, जंप करती है, रन करती है, सारे अटैक्स डॉज करती है और ऐसा लगता है जैसे वो सच में उड़ रही हो। एक बड़े जंप में वो एक साथ कई अटैक्स इवेड कर लेती है, हवा में घूमते हुए ऐसे स्पिन करती है जैसे उन अटैक्स के साथ डांस कर रही हो। अटैक्स हवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं जब वो सेंटर में मौजूद लड़की से टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले ही नीचे उतर चुकी होती है और एक्सप्लोजन को आसानी से डॉज कर लेती है। वो जमीन पर उतरती है और अपने ओपोनेंट्स को सीरियस नजर से देखती है, जिनको वो पहले ही हरा चुकी होती है। उनके बीच उतरते ही बाकी लोग उसे डिसबिलीफ से देखते हैं, समझ नहीं पाते कि वो ये सब मूवमेंट्स कैसे कर पाई। बटरफ्लाई फिर से कम्बाट पोज लेती है और बाकी लोगों के आने का इंतजार करती है, लेकिन उससे पहले ही कई फाइटर्स एक एक करके हवा में उछाले जाते हैं और कोई उसका नाम चिल्लाता है। वो कारमेसन होता है जो बटरफ्लाई को लेकर वरीड रहता है और कहता है कि अगर वो खुद को इतना पुश करती रही तो हर्ट हो सकती है। रेडहेड अपनी सेकंड प्लेस रैंकिंग की बात करता है, लेकिन उसका कंपेनियन कहता है कि ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उनका गोल सिर्फ नॉर्थ एक्सपीडिशन था और उनके पास ऑलरेडी इनफ पॉइंट्स हैं। वो रेमनेंट से पूछता है कि क्या वो सही है। वो कंफर्म करता है और कहता है कि उनके पास कंबाइंड टोटल 88 पीसेस हैं, लेकिन बटरफ्लाई मानती है कि ये भी इनफ नहीं है और वो अपने कंपेनियन से दूर हो जाती है। कर्मे से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। फेयरवेल की तरह बटरफ्लाई कहती है कि वो अपने पेस से जा सकते हैं और फिर जंप करके वहां से निकल जाती है। उसका कॉलीग उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। सब बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। इवैल्यूएशन बूथ में इवैल्यूएटर्स पूछते हैं कि ये हु कांग आखिर कौन है। रिक्रूटर कहता है कि उस लड़के की सारी स्किल्स अभी पेंडिंग रिव्यू में हैं। व्हाइट कपड़ों वाला आदमी पूछता है कि क्या वही पॉइजन ब्लड वाला लड़का है और ये कंफर्म किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि क्या वही आदमी पहले डंजन में भी था और ये भी कंफर्म हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये वही टैलेंटेड इंसान नहीं है जो बिना परमिशन के भी डंजन्स में घुस जाता है। कंपेनियन पूछता है कि क्या वो रोग्स की बात कर रहा है, लेकिन जोड़ता है कि उस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लॉन्ड कहता है कि ऑपोजिट सी में लॉज ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है, और ये कहते हुए बड़ी स्माइल देता है। टेस्ट में वापस आते हुए हम प्रोटैगनिस्ट को एक मॉन्स्टर आइटम हिलाते हुए देखते हैं और वो कहता है कि उसे बाकी लोगों को लड़ते देखने का इंतजार नहीं हो रहा। जहां रेड बटरफ्लाई कुछ खोजते हुए तेजी से भाग रही होती है, वहीं हमारा लड़का मॉन्स्टर मीट खाना शुरू करता है और सिस्टम उसे नॉर्मल इवैल्यूएट करता है, लेकिन तुरंत ही वो सब थूक देता है और कहता है कि इसका टेस्ट बहुत हॉरेबल है और जोड़ता है कि भूखा होने के बावजूद इसे खाना मुश्किल होगा। लाइट मूड तभी टूट जाता है जब हन को एक बुरी फीलिंग आती है। कुछ बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। पीछे देखकर वो सोचता है कि शायद कोई टैलेंटेड इंसान होगा, लेकिन तभी उसे बटरफ्लाई पीछे दिख जाती है। बटरफ्लाई बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोजन के साथ उस पर जंप करती है और वो उड़ते हुए डॉज कर लेता है। वो बेहद सीरियस और एंग्री होती है, प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए बैटल के लिए प्रिपेयर करती है और पूछती है कि क्या उसके सामने खड़ा इंसान अकेला है। सार्कास्टिकली हीरो कहता है कि एरिया के चारों तरफ उसके 150 आदमी खड़े हैं और पूछता है कि वो ऐसा सवाल क्यों कर रही है। लड़की कुछ देर उसे चुपचाप देखती है और फिर कहती है कि वो अकेला ही है। वॉर क्राई के साथ वो उसे बैटल के लिए बुलाती है और कहती है कि जो भी है दिखाए। हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट का लेवल लड़की से आधा है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाए वो उस पर डायरेक्ट पंच के साथ आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है और उसके पंच को अपने आर्म्स से ब्लॉक करता है। प्रोटैगनिस्ट कुछ कर पाता उससे पहले ही बटरफ्लाई एक फ्रंट किक प्रिपेयर कर लेती है। इस बार ब्लॉक करने की बजाय वो डॉज करता है और सोचता है कि अगर पंच सही लगा तो सीधा आफ्टर लाइफ पहुंच जाएगा। बटरफ्लाई किक मिस होने के बावजूद फुट के बॉटम से वापस अटैक करती है, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। किक जमीन पर लगती है और फ्लोर को भारी डैमेज होता है। वो नर्वस होकर हंसता है और सोचता है कि अगर उसके पास बैटल हेल्पर नहीं होता तो वो बड़ी मुसीबत में होता। एक और किक उसके पास से निकल जाती है और वो पीछे झुककर डॉज करता है। वो सोचता है कि हेल्पर होने की वजह से अडेप्ट करना और अटैक्स इवेट करना आसान हो गया है, लेकिन सोच पूरी भी नहीं होती कि लड़की फिर से किक प्रिपेयर कर लेती है। ये भी डॉज हो जाती है और वो रियलाइज करता है कि काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं
मिल रहा। वो टायर्ड महसूस करने लगता है और बटरफ्लाई से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ये सिचुएशन पसंद नहीं है। किम सोचता है कि वो कुछ ऐसा दबाए हुए है जो ह्यूमंस के खिलाफ बहुत डेंजरस होगा, लेकिन इतनी पावरफुल अपोनेंट के सामने वो ठीक है, खासकर क्योंकि वो ज्यादा देर तक ये फाइट नहीं खींच पाएगा। उसकी एक फिस्ट ब्लूइश ग्लो करने लगती है और उसी मोमेंट रेड हेड एक्सट्रीम स्पीड से सीधे उस पर चार्ज करती है। दोनों टकराने वाले होते हैं। पूरे अरीना में ब्लू और रेड एनर्जीज फैल जाती हैं। रेड बटरफ्लाई और कांग हुमू के बीच फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। दोनों की नजरों में गुस्सा साफ दिखता है। जब अपोजिंग एनर्जीज टकराती हैं तो पूरे एनवायरनमेंट में लाइट फैल जाती है। दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि इस बैटल को जल्दी खत्म करना है। जैसे ही बटरफ्लाई पंच मारती है उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। अचानक उसके आर्म और लेग पर एक साथ हिट लगती है और इंजरीज की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। टायर्ड होकर कैंग हू सांस लेने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अपने पीसेस उसे दे दे। विश्वास नहीं करते हुए कि वो बैटल हार गई है, वो बैग जमीन पर फेंक देती